तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप लोग आने वाले अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी लगातार कर ही रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका दिसंबर या जनवरी माह में सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा फिर से। तो अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज हम लोग करने वाले अपने सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और यहाँ से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, या फिर आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको कहाँ से तैयारी करनी है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आज की अपनी ये क्लास। तो लगातार आप लोग 1 से 20 तक के क्वेश्चन करिएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं और किन क्वेश्चन को करने में आपको कठिनाई आ रही है, और आपको अभी क्या पढ़ना बाकी है, या फिर अभी आपको कहाँ से मतलब कि शुरुआत करनी है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको कन्फर्म हो जाएंगी। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथी मित्र के पास में शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। पहला यहाँ पर दिया गया है ए वाला दिया गया है कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बी वाला जो है लक्षण दिया गया है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो आपको बताना है कि यह दोनों पहचान किस महाद्वीप के हैं, क्या दक्षिण अमेरिका की हैं, अफ्रीका की हैं, अंटार्कटिका की हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो हमें पता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है वह है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर। ये उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसे किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हो जाएगा। ये देखिए आपका है नीचे ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप आपका है। पहला लक्षण दिया गया है जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता है कि ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण होता है। और हमारे राइट हैंड में पूर्व है और लेफ्ट हैंड में पश्चिम है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो विश्व के मानचित्र में ऑस्ट्रेलिया दक्षिण की तरफ आता है और ये सबसे छोटा महाद्वीप भी है यहाँ पर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, आपको बताना है क्या होता है जब हम सौर मंडल में सूर्य से दूर जाते हैं। पहला यहाँ पर आंसर है आपका, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है, सूर्य के नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। जबकि ऑप्शन नंबर 4 है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। तो आपको बताना है कि सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया है उनका बिल्कुल सही होगा। पेपर बिल्कुल आपका इसी प्रकार का आता है, ना इससे कठिन होता है ना इससे आसान होता है। अगर आप बोलेंगे हार्ड है तो हार्ड नहीं है, अगर बोलेंगे आसान है तो आसान भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसका पढ़िए और आंसर करिए क्या इसका सही आंसर रहने वाला है। क्या है? तेलंगाना राज्य सबसे पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? को बताना है कि जो आपका तेलंगाना राज्य है ये पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या था? सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था तेलंगाना। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है और आप लोगों को पता भी होगा ये चीज़। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कथन से संबंधित है, इसको पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कथन दिया है ए, अकबर जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल यानी कि सर्वस्त्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन भी दिया है, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो आपको यहाँ पर अब ये बताना है, यहाँ से देखिए आंसर देना है आपको। पहला दिया है यहाँ पर आंसर ए और बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। दूसरा आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए का कारण बी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत है और बी सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो हमें पता है कि अकबर जहांगीर और शहंशाह ने सुलह कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया था। कहने का मतलब है कि ए और बी यहाँ पर दोनों आपके सही हो जाएंगे और जो ए का कारण है वह बी भी यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार से है। कथन दिया गया है दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। बी यहाँ पर कथन है जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्या ए और बी दोनों सही हैं? ए का सही स्पष्टीकरण बी है या फिर नहीं है? यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत, जबकि चौथा ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ए गलत है किंतु बी यहाँ पर आपका सही है। ए गलत है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया था, नहीं। बी वाला सही है, जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था यहाँ पर। तो आपका बी सही है, लेकिन ए आपका क्या है यहाँ पर गलत है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। तो आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को किस तरीके से प्रेरित करती है। पहला ऑप्शन है व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना। दूसरा ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी निभाना। तीसरा ऑप्शन है चर्चाओं को न्यूनतम रखना। चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए क्या सही होगा। आराम से पढ़िए और बताइए इनमें कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान का कला में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। पहला ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए, पहला है देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि का बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी है सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। ऑप्शन नंबर डी है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो बताइए इनमें कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो अगर हम बात करें समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान का कला में लाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देश से जुड़े मुद्दे के प्रति रुचि का बढ़ावा देना, ये भी आपका यहाँ पर सही ऑप्शन लग रहा है। अगर ऑप्शन बी की बात करें विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, ये भी आपका सही है। सी की बात करें सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, तो सनसनीखेज खबर आप कब तक बच्चों को देते रहेंगे और कब तक झूठ बोल के रुचि पैदा करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर नहीं हो सकता है। अगर डी की बात करें तो विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, तो डी वाला भी आपका सही है। कहने का मतलब ए बी और आपका डी यहाँ पर सही है, ए बी डी। जहाँ पर आपका ए बी डी होगा वही आंसर सही है। तो यहाँ पे देखिए ए बी डी किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको पढ़िए और आंसर कीजिए क्या सही हो जाएगा। कथन है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। दूसरा कथन है तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो आपको बताना है कि ए और बी दोनों सही हैं, ए का स्पष्टीकरण बी है, या फिर ए और बी दोनों सही है किंतु ए का स्पष्टीकरण बी नहीं है, ए सही है किंतु बी गलत है, या फिर ए गलत है किंतु बी सही है। तो इसका सही आपको बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, तो ऐसा कहीं पर भी हिस्ट्री में नहीं लिखा है कि रजिया अपने आप को पुरुष समझती थी या फिर ये भ्रम रखती थी। अगर दूसरे की बात करें तो तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, तो ये आपकी बिल्कुल बात यहाँ पर सही है। आपको हिस्ट्री में कई जगह पर ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पर पुरुषों को श्रेष्ठ दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, ए गलत है किंतु यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर भी देखिए आपको ए बी और सी पढ़ करके बताना है कौन सा सही होगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए लिखा है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। संचार माध्यम की सही भूमिका का आपको चयन करना है कहाँ पर, लोकतंत्र में। पहला दिया गया है
इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। दूसरा है, इसे विज्ञापक के दृष्टिकोणों को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। जबकि तीसरा ऑप्शन है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो बताइए इनमें कौन कौन से सही होंगे। लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सभी लोग बताइए क्या इसमें सही हो जाएगा। तो इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कोई चीज़ नागरिकों तक पहुंचानी है, संचार का माध्यम बनाना है पूरे लोकतंत्र में, तो क्या होता है कि समाचार के माध्यम से हम लोगों को मालूम होता है कि आज हमें न्यूज़ में ये चीज़ देखने को मिली है। तो ये भी आपका सही माध्यम है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम बी की यहाँ पर बात करते हैं तो इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। तो विज्ञापक के दृष्टिकोण से यहाँ पर नहीं देनी है। यहाँ पर अगर सी की बात करें तो इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, सभी दृष्टिकोणों की चर्चा करनी है। इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण की यहाँ पर सिर्फ बात की गई, इसलिए आपका बी गलत हो जाएगा। तो आपका ए और सी सही है, जहाँ पर ए सी है वही आपका सही हो जाएगा। तो ए और सी आपका विकल्प नंबर ए में, इसीलिए यहाँ पर सही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि जेंडर रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना। दूसरा ऑप्शन है गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना। तीसरा ऑप्शन है स्पर्श जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। चौथा ऑप्शन है चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। तो बताइए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि जेंडर रूढ़िवादिता नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर अगर 3 देखें तो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेल रही है, यही आपका यहाँ पर सही है। इसी में जेंडर रूढ़िवादिता नहीं दिखाई गई है, बाकी सब में हमें जेंडर रूढ़िवादिता देखने को मिल रही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। सभी को आंसर देना है कि भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। पहला ऑप्शन है संसाधन और संरक्षण। दूसरा ऑप्शन है विकास और विस्थापन। तीसरा ऑप्शन है विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ। जबकि चौथा ऑप्शन है मानव विकास। तो आपको यहाँ देख करके आंसर देना है। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से सही आपके होने वाले हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें संसाधन और संरक्षण तो आपका यहाँ पर ए वाला सही है। विकास और विस्थापन भी आपका सही है। विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। मानव विकास भी आपका सही होने वाला है, यानी ए बी डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो ए बी डी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ परिप्रेक्ष्य का विकास करना है। तो आपका हो गया संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन और मानव विकास। विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियों को यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्या वो ह्वेनसांग है, मेगास्थनीज है, इत्सिंग है या फिर फहान है। तो आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले आया था मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बताइए पल्लवों के राज्य की राजधानी क्या थी। मैसूर, मद्रास, कन्नौज, कांचीपुरम। पल्लवों के राज्य की आपकी जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए बी सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन है इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। जबकि सी है यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो बताइए भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए बी सी पर विचार करना था आपको। बताइए कौन कौन से इसमें सही हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें शरद ऋतु की तो आपको पता है कि इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से नहीं जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून शरद ऋतु में नहीं आती, इससे पहले आ जाती है, हमारे यहाँ पर है। जबकि बी लिखा है इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर चलती हैं। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसून के मौसम में हवाएं चलती हैं, ना कि शरद ऋतु में चलती हैं। और यह मौसम मानसून आने वाला तथा आगे बढ़ने वाला होता है नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग जून जो होती है
कई जगह पर आ जाती है, तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत थे, इसीलिए आपका ए बी सी यहाँ पर तीनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी कहाँ पर दिया गया है कि तीनों गलत हैं, वही आपका बिल्कुल सही यहाँ पर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है ए बी और सी सभी गलत हैं, तो आपका यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लिखा निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? कौन कौन सी नदियाँ हैं जो मिलकर के सुंदरबन डेल्टा का निर्माण यहाँ पर करती हैं, आपको बताना है। क्या महानदी एवं गोदावरी है, कृष्णा कावेरी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र है? तो हमें पता है कि गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है यही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। आपको बताना है कि यहाँ पर किस वायुमंडल परत की बात की जा रही है। लक्षण दिए गए, यहाँ पर लिखा है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ये दोनों लक्षण कौन सी परत के यहाँ पर बताए जा रहे हैं? क्या मध्य मंडल है, बाह्य मंडल है, क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है? हमें पता है कि समताप मंडल कौन सा होता है, क्षोभ मंडल जो जहाँ पर हम लोग रहते हैं इसको बोला जाता है क्षोभ मंडल। समताप मंडल की बात करें तो यहाँ पर आपकी ओजोन परत पाई जाती है, लेकिन जो यहाँ पर बात की जा रही है मध्य मंडल की, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका मध्य मंडल। अगला क्वेश्चन है आतपन का संबंध है। सभी को बताना है कि आतपन का संबंध क्या यहाँ पर सूर्य ऊर्जा के साथ है, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ है, वायुदाब के साथ है, या फिर मौसमी पवनों के साथ है? तो आतपन का संबंध है यहाँ पर किसके साथ? सूर्य ऊर्जा के साथ है आतपन का संबंध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर आपको मिलान करने हैं। एक तरफ है शंकुधारी वन, भूमध्य सागरी, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, सदाबहार। तो आप इनको मिलान करके बताइए इनमें कौन सा मिलान करना है। सभी लोग थोड़ा सा टाइम ले लीजिए और इसका मिलान कर दीजिए एक बार, क्या सही हो जाएगा। अगर हम शंकुधारी वन की बात करें तो ये किस प्रकार के होते हैं? नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन, सदाबहार वृक्ष होते हैं, तो हम इसको मिला सकते हैं 3 के साथ। भूमध्य सागरीय वन की बात की जाए, यहाँ पर अगर हम भूमध्य सागरीय वन देखें तो आप लोग बताइए इसका क्या सही होगा। भूमध्य सागरीय महाद्वीप का पश्चिमी एवं पश्चिमी, यानी इसको मिला सकते हैं हमें 4 के साथ, यानी पहले का 3 और दूसरे का चौथा। अगर सी की बात करें तो उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ वाले वृक्ष वनस्पति होते हैं, तो इसको मिला सकते हैं 2 के साथ में। और शीतोष्ण सदाबहार किनारा जो होते हैं महाद्वीपों का पूर्वी किनारा होते हैं, तो इसको हम मिला देंगे 1 के साथ में। तो देखिए यहाँ पर पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला है आपका ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि 4 में, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे दिया गया है दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। दूसरा कथन है सहारा की गुफाओं में प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं। तो आपको बताना है दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, ए गलत है, बी सही है, या फिर बी गलत है, ए सही है। तो बताइए क्या इसमें सही हो जाए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो हमें पता है कि सहारा रेगिस्तान बनने से पहले क्या था? पूर्णतया एक मैदान था, हरा भरा, लाखों साल पहले की ये बात है। और सहारा की गुफाओं में प्राप्त चित्र जो है नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, ये सभी चीज़ वहाँ पर दर्शाए गए हैं, इसीलिए इसका दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पर सही माने गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है, इसका सही से आपको आंसर करना है। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के लवण जल में डॉल्फिन पाई जाती हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। तीसरा ऑप्शन लिखा है डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो बताइए इन तीनों में से कौन से ऑप्शन सही रहने वाले हैं आपके दृष्टिकोण से। तो अगर हम बात करें डॉल्फिन की तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में डॉल्फिन पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में, ये भी सही है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, तो ये बात भी सही है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर तीनों ही जो सही हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 3 में, ए बी सी, यहाँ पर तीनों ही सही दिखाए गए हैं। तो आप लोग बताइए आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही निकले। अगर आप 12 से 15 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। कई बार आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके 10 क्वेश्चन तक सही निकले तो भी आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं।
तो ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आप कर पाए। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मतलब कि सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर टीचर का कोई भी एग्ज़ाम हो, सारी न्यूज़ आपको बिल्कुल यहाँ पर सटीक और शुद्ध दी जाती हैं। चलिए मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।